पढ़ी थी उनमें से क्वेश्चन जो है कुछ करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन एक स्टूडेंट यहाँ पे करेगा। तो 131। जी। आप ये बताएं कि जब हमने एक बनाना है कोई भी पॉइंटर, उसको एक वेरिएबल का एड्रेस देना है, तो उसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा? इंट स्टैटिक p1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस वाला जो ऑपरेटर है। ठीक। 125। 125। सॉरी मैंने कल क्लास नहीं ली थी, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। ठीक। 138। आप अपना माइक ऑन करें। जी। हम एक ऑब्जेक्ट को जब पास करेंगे किसी भी फंक्शन में, तो उसको हम किस तरह से पास करेंगे? जैसे हम लोगों ने टेस्ट की क्लास बनाई थी ना, तो उसके अंदर हमने प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना था, तो हमने वाइड प्राइवेट मेंबर लगा के उसके अंदर इंट का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया था। और मेन में जाके अगर तो हम लोग सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो डॉट ऑपरेटर के साथ करेंगे, लेकिन अगर हम लोग पॉइंटर के साथ बना रहे हैं तो वो एंगुलर ब्रैकेट्स वाला यूज होता है। जो एरो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो हम नॉर्मल के साथ क्यों यूज़ नहीं कर सकते, नॉर्मल टेस्ट क्योंकि वाले? हम लोग जो सिंपल क्लास बनाते हैं ना उसको हम लोग डॉट ऑपरेटर्स के साथ करते हैं, लेकिन पॉइंटर को वो दूसरा, जब हम लोग पॉइंटर के साथ किसी ऑब्जेक्ट को आते हैं तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो पॉइंटर होते हैं वो मेमोरी एड्रेस को एलोकेट करते हैं, इसीलिए फिर हम लोग वो वाला एंगुलर ब्रैकेट्स वाला यूज करते हैं। ठीक। 128। अब आप अपना स्क्रीन शेयर करके एक बार पॉइंटर से वैल्यू स्वैप करने का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें। वन ट्वेंटी एट। मुझे शायद आवाज़ नहीं जा रही, तो 129 आप इम्प्लीमेंट कर दें प्रोग्राम स्क्रीन शेयर करके, पॉइंटर से वैल्यू स्वैप करने वाला। एक्चुअली मेरी लाइट नहीं है तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही बता दूं इम्प्लीमेंटेशन। मोबाइल पे आपके कंपाइलर मौजूद है? नहीं नहीं, फ़ोन पे नहीं है, लैपटॉप पे करती हूँ। ठीक। कोई एक जो इम्प्लीमेंट कर सके, मैं करती हूँ। कर दें। एक बार जाएगा कि इशारा कर देना, क्लास हो रही, थोड़ा अंदर होगी। स्क्रीन शेयर हो रही है वैसे, शो हो रही है? हाँ हो रही है।
ठीक है, सी आउट की स्टेटमेंट्स पर ना लगाएं, सिर्फ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन कोड की कर दें। ठीक है, इस कोड को एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आपने किया क्या। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, इंट ए और इंट बी, और उनको वैल्यूज असाइन किया, और उसके बाद जो दो पॉइंटर्स लिए हैं जिनको मैंने उसका एड्रेस पास करा दिया। उसके बाद मैंने एक थर्ड जो है पॉइंटर लिया है, स्टैटिक P3। स्टैटिक जो P3 है उसके अंदर P1 की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, जो कि टेम्परेरीली उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जो P1 है ना, अब उसकी जो वैल्यू है ना, जो P2 की वैल्यू अब P1 में स्टोर, मतलब कि हमने उसमें सेव करा दिया P1 की वैल्यू P3 में। फिर उसके बाद जो P1 के अंदर P2 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जो P2 की वैल्यू है ना, P2 को फिर P1 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमने P3 में स्टोर की थी। फिर इस तरह फिर जो B है ना उसके अंदर हमारे पास 10 शो होगा, और जो A है उसके पास हमारे पास 30 शो होगा। ठीक है, सही, गुड। ओके, अब आप अपनी स्क्रीन जो है ऑफ कर सकते हैं। ठीक है क्लास, इस तरह से हम जो भी टॉपिक रोज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, पहले उसमें से थोड़े से क्वेश्चन होंगे और फिर एक दो से स्टूडेंट से इम्प्लीमेंटेशन करवा के फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो कल हमने पॉइंटर्स को, ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था, इन सब को पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो फ़िलहाल चीज़ जो कल मैंने एरे को स्टार्ट किया था लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, तो उस एरे को हम आज डिस्कस करेंगे, डायनामिक और स्टैटिक एरे को, और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन वगैरह अब शेयर करता हूँ। अगर आवाज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो यहाँ पे मुझे बता देना। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी हो रही है। ठीक। तो एरे के बारे में हम कल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई ज़्यादा तादाद में एक जो है डाटा को स्टोर करना होता है सेम डाटा टाइप का, तो उसके लिए हम एरेज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बार बार नए वेरिएबल्स जो हैं वो नहीं बनाने पड़ते। तो इसी तरह से हम सिंपल आज यहाँ पर एरे बनाएंगे स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक एरे वही है जो हम शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमने देखा था कि जिस भी टाइप का डाटा हमें स्टोर करना होता है उस टाइप की हम डाटा टाइप वहाँ पीछे लिखते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है तो इंटीजर लिखेंगे, या जिस भी डाटा टाइप का हम डाटा स्टोर करना है उस एरे के अंदर वही डाटा टाइप हम लिखेंगे। और ये हमें पता है कि जिस डाटा टाइप के हम एरे बनाएंगे सिर्फ उसी तरह का डाटा उसमें स्टोर हो सकता है और कोई भी डाटा आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते। यानी आप एक इंटीजर के एरे के अंदर आप करैक्टर या स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसमें नंबर ही स्टोर होंगे। तो अगर आपने करैक्टर की एरे बनाई है तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग या नंबर, सिंगल नंबर्स क्योंकि वो खुद करैक्टर के तौर पर काउंट होते हैं तो उनको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिंग को हम उसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंटीजर आपने डाटा टाइप लिखी है, उसके बाद जो भी आपने एरे का नाम लिखना है उस तरह से हम नाम लिखते हैं और आगे बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका साइज़ देते हैं। तो जितने भी साइज़ का हमें एरे बनानी है उतना हम यहाँ पे साइज़ लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे 10 साइज़ दिया है और ये हमने यहाँ पे एक एरे जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमने उसका साइज़ 10 दिया है, डायरेक्ट उसको हमने एक साइज़ दे दिया। तो इस साइज़ को हम किसी वेरिएबल के ज़रिए भी अगर देना चाहें तो हम उस तरह से भी साइज़ दे सकते हैं। हम एक सिंपल एक इंटीजर का यहाँ पे बनाएंगे वेरिएबल, उसको अगर हम यहाँ पे 10 की वैल्यू देते हैं और यहाँ इस साइज़ की जगह पे जो हमने डायरेक्ट साइज़ लिखा था उसकी जगह हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। और इस तरह से भी हम एक जो साइज़ है हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक एरे का, ये किसी वेरिएबल के ज़रिए से भी। अब जो वेरिएबल है हमें उससे जानते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू हम सिंपल सीन भी करवा सकते हैं यूज़र से। तो इस तरह से अगर आपने कोई यूज़र से वैल्यू सेट करवानी है
तो आप सिंपल यहाँ पे इस को डिक्लेयर करेंगे साइज़ को, और नीचे उसकी वैल्यू जो है सीन साइज़ करवा लेंगे। तो साइज़ में यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो डायरेक्टली आपके एरे का साइज़ बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है उसका साइज़ चेंज करवा के यूज़र की मर्ज़ी का भी साइज़ ले सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से जितना आप साइज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये जो हम एरे पढ़ रहे हैं ये स्टैटिक एरे ही है। डायनामिक एरे हम पहले इस सेंस में पढ़ रहे थे कि हम उसका साइज़ चेंज करवा सकते हैं, लेकिन बेसिकली डायनामिक एरे जो होती है वो स्टैटिक एरे में डिफरेंस ये है कि जो स्टैटिक एरे है उसमें हमारा कंपाइलर मेमोरी जो है उसको असाइन करता है कि जितनी भी मेमोरी, जब हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंट एरे साइज़, तो ये कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम के ऊपर, इस टाइम हम अपना प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उस टाइम मेमोरी में साइज़ जितनी जो है उसको मेमोरी असाइन कर देगा। अब साइज़ में कितनी, अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे साइज़ की वैल्यू 10 हमने लिखी है, तो अब वो 10 इंटीजर्स की वैल्यू स्टोर करने जितनी मेमोरी इस एरे को जो है मेमोरी के अंदर असाइन कर देगा। यानी अब इस एरे के पास कितनी मेमोरी होगी, जितनी में हम 10 इंटीजर को स्टोर कर सकें। तो इस हिसाब से उस मेमोरी को एलोकेट करेगा। लेकिन ये मेमोरी एलोकेशन जो होगी ये कंपाइल टाइम के ऊपर होगी, जिस टाइम हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है। तो ये हमारे एक स्टैटिक एरे है, यानी हम कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी असाइन कर रहे हैं। अब डायनामिक एरे के अंदर फ़र्क क्या है, डायनामिक एरे में भी काम हम सेम ही करते हैं, हम साइज़ उसको यहाँ पे भी दे सकते हैं और यूज़र से भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन उसका सिंटैक्स चेंज है। और दूसरा उसमें चेंज ये है कि उसके अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंपाइल टाइम के ऊपर नहीं होती, बल्कि वो रन टाइम पे होती है। जिस टाइम हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा वो हमारा कंपाइलर उसे मेमोरी असाइन नहीं करेगा एरे को, बल्कि जिस टाइम हमारा प्रोग्राम रन होगा, जब यूज़र उस प्रोग्राम को रन करेगा, जो हमारी एग्जीक्यूट वाली होने वाली फ़ाइल होती है एग्जी फाइल, उसका जब हम रन करते हैं तो उस फाइल के रन होते टाइम जब वो फाइल चलेगी उस टाइम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस टाइम पे मेमोरी असाइन करेगा। पहले से मेमोरी उसको नहीं होगी, पता नहीं होगी कि मैंने किस मेमोरी पे किस जगह पे वो चीज़ स्टोर करनी है, लेकिन प्रोग्राम के रन टाइम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उसको मेमोरी असाइन करेगा कि इस जगह पे हमारी मेमोरी यहाँ पे यूज़ करो और यहाँ पे अपना डाटा स्टोर करो। तो डायनामिक और स्टैटिक एरे में बेसिक फ़र्क यही है। अब हमने कल देखा था कि जब हम नॉर्मल एक वेरिएबल बनाते हैं मेमोरी के अंदर, तो वो मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर होता है और उस जहाँ पे वो स्टोर होता है उसका एड्रेस होता है, कोई ना कोई उस चीज़ का भी एड्रेस होता है। तो जब अब एक चीज़ का एड्रेस है तो हमने देखा था कि एड्रेस को डील करने के लिए हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ये हमने कल चीज़ देखी थी। वो किसी भी इंटीजर को जो है डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम किसी पॉइंटर को इंटीजर के इक्वल करते थे तो हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं था होता, वो एरर दे देता था। एरर वो क्या देता था, वो ये देता था कि आप एक एड्रेस की जगह पर एक इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि डायनामिक एरे में हमारी जो मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस आ रहा है। बाकी सारा काम हमारा सेम है, लेकिन मेमोरी एलोकेशन में हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो जब मेमोरी एलोकेशन की बात आ रही है, मेमोरी की बात आ रही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम वहाँ पर पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम मेमोरी के साथ डील नहीं सिखा रहे, नॉर्मल हम एक साइज़ बताते थे, कंपाइलर खुद उसको देखता था और वो ही उसको साइज़ एलोकेट करता था। तो हमें पॉइंटर्स का यूज़ नहीं था करना पड़ता, सिंपल एरे हम बनाते थे और वो ही हम उसको स्टोर कर देते थे। वहाँ पे जाके जो भी हम रन करते थे कंपाइलर स्टोर करता था। लेकिन जब हम डायनामिक एरे की बात करते हैं तो उसमें मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस आता है कि मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होगी। तो जब मेमोरी एलोकेशन की बात आएगी, मेमोरी एड्रेसेस की बात आएगी, तो हम वहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करते हैं। अब ये एक स्टैटिक एरे जो हमने बनाई है, इसको अगर हम डायनामिक में कन्वर्ट करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम जिस टाइप का भी डाटा स्टोर करना होता है और पॉइंटर भी फिर हम उसी टाइप का बनाते हैं। अगर हम एक ऐसा जगह पे पॉइंट करना चाह रहे हैं जहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू स्टोर हैं, तो हम वहाँ पे एक इंटीजर टाइप का सिंपल बनाते थे पॉइंटर। अगर हमें करेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करना है, वहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम करेक्टर टाइप का बनाते थे। अब होगा क्या, यहाँ पे भी हम सिंपल उसी तरह से इंटीजर डाटा टाइप लिखेंगे और जिस तरह से हम एक बनाते थे सिंपल हमारे यहाँ पे पॉइंटर के लिए स्टैटिक लगाते थे, स्टैटिक ऑपरेटर जो हमारा यहाँ पे है पॉइंटर के लिए यूज़ होता है वही लिखेंगे। और आगे उसी तरह से हम यहाँ पे अपना जो नाम लिखना होता है वो नाम लिखेंगे। सेम सिंटैक्स है, जिस तरह से हमने एक सिंटैक्स देखा था पॉइंटर का, उसी तरह से एक पॉइंटर हमने यहाँ पे बना दिया। ये हमने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया। अब इसको हम असाइन जब करना चाहेंगे, डायरेक्ट असाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जगह पे हम इक्वल का साइन डालें और आगे न्यू ऑपरेटर का यूज़ करें। अब न्यू ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, न्यू ऑपरेटर का काम वही है जो हमने डायनामिक एरे में देख रहे हैं। न्यू ऑपरेटर मेमोरी असाइन करता है।
अब जब मेमोरी असाइन करने के लिए न्यू ऑपरेटर का यूज़ होता है तो कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, कंपाइलर मेमोरी असाइन नहीं करेगा, वो उसको छोड़ देगा रन टाइम के लिए। जब पहले न्यू ऑपरेटर का यूज़ नहीं था हो रहा, डायरेक्ट हम असाइन कर रहे थे, तो कंपाइलर इसको देखता था, मेमोरी असाइन करता था और आगे चलता था। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे एक न्यू ऑपरेटर लिखा है, एक पॉइंटर के साथ न्यू ऑपरेटर, तो जब न्यू ऑपरेटर की बात आएगी तो कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर इसको इग्नोर कर देगा, वो इसको छोड़ देगा। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो तब ये हमारा न्यू ऑपरेटर काम करेगा। ये करेगा क्या, वो मेमोरी असाइन करेगा। मेमोरी अब हमने कितनी असाइन करनी है हमने ये देखना है। हमने इंटीजर का डाटा स्टोर करना है, इसलिए हमने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम हमने एरे रख दिया। अब हमने उसको बोला कि न्यू ऑपरेटर के इक्वल किया कि न्यू ऑपरेटर, हमने न्यू ऑपरेटर लिखा, इसका मतलब मेमोरी दो। अब कितनी मेमोरी दो हमने उसे ये भी बताना है। तो मेमोरी क्योंकि हमें इंटीजर का हम डाटा स्टोर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट और आगे साइज़। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे एक पॉइंटर को हमने इक्वल किया है न्यू के। अब ये न्यू के आगे लिखा हुआ है, ये अगर आप देखें तो ये सेम चीज़ है जिस तरह से हमने ऊपर यहाँ पर इंट एरे साइज़ लिखा था। यहाँ पे जब हमने एक नॉर्मल एरे को डिक्लेयर किया था इंट एरे साइज़ को, तो सेम चीज़ अगर हम सेंटेक्स यहाँ पे देखें तो ज़्यादातर चीज़ वही है, बस सेंटेक्स चेंज है कि पहले हमने एक पॉइंटर बना लिया, जो हमने एरे का नाम रखा था वो नाम एरे का रखने के बजाय हमने उस पॉइंटर का रख दिया, ठीक। और आगे हमने जो न्यू ऑपरेटर के बाद इंट लिखा और साइज़ उसको दे दिया, जो भी साइज़ हमारा था। अब साइज़ की वैल्यू 10 है, तो अब होगा क्या, जिस जगह पर ये पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, एरे पे, इस एरे की जगह पे, उसका नाम एरे पे, वहाँ पे क्या होगा, इंटीजर साइज़ की वैल्यू असाइन हो जाएगी, उतनी मेमोरी असाइन हो जाएगी। यानी अगर साइज़ की वैल्यू 10 है तो 10 इंटीजर्स, क्योंकि हमने इंट साइज़ लिखा हुआ है तो मतलब इंटीजर का हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो 10 इंटीजर्स जितनी जो मेमोरी एलोकेशन जितनी इसको स्पेस चाहिए वो वहाँ पे जो है रिज़र्व हो जाएगी एरे के लिए, इस पॉइंटर के लिए। तो ये हमने एक सिंपल डायनेमिक एरे को डिक्लेयर किया। अब जिस तरह से हमने ऊपर एक स्टैटिक एरे को देखा था, इसमें भी वही होगा कि हमारा सिंपल जब हम उसको एक्सेस करते हैं इंडेक्सेस के साथ एक्सेस कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी हम उसको इंडेक्सेस और नाम के साथ एक्सेस करेंगे। सिर्फ डिक्लेरेशन का हमने जो सिंटैक्स देखा है और इनिशियलाइजेशन का, उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो बस यहाँ तक पॉइंट की समझ आइए। जी आगे। कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन हो तो आप कर लें। जब हम स्टैटिक में भी सीन करवा रहे होते हैं तो वो कंपाइल टाइम पे तो उसके पास साइज नहीं होता, फिर भी वो स्टैटिक मेमोरी कैसे एलोकेशन हो जाती है? जब हम स्टैटिक के ऊपर भी सीन करवा रहे होते हैं, हमारा प्रोग्राम जो है रन होता है, तो जो उसने मेमोरी की प्लेस रिज़र्व करनी होती है वो कंपाइलर ही हमारे बता देता है, हमारा जो पीछे मेमोरी है रैम के अंदर जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, कि इतनी एरे का साइज़ यहाँ पे हमारे पास आएगा। वो उसके हिसाब से एक रैंडम वैल्यू वहाँ पे जो है सेट कर देता है, कि वो वहाँ पे एक खाना बना देता है उस मेमोरी के अंदर एक जगह के ऊपर, कि यहाँ पे मेमोरी आनी है, इतना साइज़ हमारे पास आना है। क्योंकि हमने उसको यहाँ पर इंट एरे साइज़ बता दिया कि एरे साइज़ इतना हमारा चलेगा, जिसकी साइज़ की वैल्यू अब हम बेशक सीन करवा रहे हैं यूज़र से, लेकिन कंपाइल टाइम के ऊपर भी मेमोरी के अंदर एक बॉक्स एरे का बन गया पहले से, कि इस जगह के ऊपर जब जितनी भी वो यूज़र्स 10 की वैल्यू 10 एंटर करे या 20 एंटर करे, वो आपने इसी जगह के ऊपर आके उतनी मेमोरी एलोकेट करनी है। वो जो बॉक्स मेमोरी में बनना है वो बॉक्स पहले बन जाता है। लेकिन जब डायनामिक एरे में हम ये काम करते हैं तो उस वक्त वो कंपाइल टाइम के ऊपर मेमोरी में वो जो एरे का उसने बॉक्स एक बनाना है, जो उसने मेमोरी छोड़नी है, वो नहीं छोड़ता, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। जब तक रन टाइम के ऊपर प्रोग्राम चलता नहीं हमारा, तब तक वो रैम के अंदर कोई खाना बना ही नहीं होता एरे का। क्लियर है बात? जी ठीक है। ठीक। तो ठीक है, अब हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हम जब ऊपर हमने देखा था कि हमने एक एरे बनाई, इसका साइज़ हमने 10 सेट किया। तो इस एरे को जब हमने एक्सेस करना होता है, किसी भी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू देनी होती है, तो हम सिंपल एरे का नाम लिखते हैं
उसके बाद हम उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं। इंडेक्स हमें पता है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर हमें 10 साइज़ दिया तो वो 0 से 9 तक उसका इंडेक्स जाते हैं। तो अब हमने एरे का इंडेक्स 0 के ऊपर वैल्यू देनी थी, तो हमने सिंपल वो एक वैल्यू दे दी। इस तरह से अगर हमें किसी और इंडेक्स के ऊपर वैल्यू देनी है, फ़र्ज़ करें हमने रैंडमली डायरेक्ट 9 के ऊपर जाके वैल्यू देनी है, तो उसको भी हम इसी तरह से एरे का इंडेक्स लिखते थे और उसके ऊपर हम वैल्यू दे देते थे। तो हमारी जो एरे थी हम उसको इसी तरह से इंडेक्सेस के साथ एक्सेस करते थे, उसका नाम लिखते थे आगे, और सिंपल हम उसका लिखते थे इंडेक्स नंबर, उसको वैल्यू दे देते थे। सी आउट कराना हो, सी इन कराना हो, हम सेम मेथड से करवाते थे। तो अब अगर हम यहाँ पर डायनामिक एरे को देखें तो उसके अंदर सिर्फ इस डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के जो सिंपल हमारे यहाँ पे मेमोरी को एलोकेट करने का प्रोसेस था, उसके अंदर डिफरेंस आता है। बाकी उसको एक्सेस करना और उसको वैल्यूज़ देना वो सेम तरीके से ही होगा। अगर हम इसको यहाँ पर कमेंट करके नीचे इस एरे को देखिए, इसको हमने किस तरह से एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम सेम काम करेंगे। जो पॉइंटर हमने बनाया था उसको जो हमने नाम रखा वही नाम रखेंगे और आगे एरे के अंदर जो भी हमारे इंडेक्सेस हैं उन्हीं को हम लिखेंगे और वहीं पे डायरेक्ट हम वैल्यूज असाइन करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एरे को एक्सेस करने का, उसको वैल्यूज़ देने का या सी आउट कराने का जो हमारा मेथड होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ अगर चेंजिंग आएगी तो ऊपर यहाँ पे जब एरे को हम डिक्लेयर करते हैं सिर्फ वहाँ पर डिफरेंस आता है। वहाँ पे हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और वहाँ पे हमारे साथ इंट का साइज़ है जो भी हमें देना होता है वो देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक इंटीजर की एरे बनाई है सिंपल, उसको हमने डायनामिकली डिक्लेयर किया और उसके जो भी वैल्यू हमने देनी थी, साइज़ सेट करना था, वो हमने कर दिया। अब अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू बनानी है, स्ट्रिंग की एरे बनानी है, तो पहली बात तो ये कि हमें ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी कि हम जो डाटा स्टोर कर रहे हैं उसके लिए जो जगह चाहिए वो हमें स्ट्रिंग टाइप की चाहिए। तो यहाँ पे हम जहाँ पे इंट लिखा हुआ है वहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या हमने ये देखा था कि हम जिस टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर को वहाँ पॉइंट करने के लिए उसी टाइप का होना चाहिए। अगर यहाँ पे डाटा स्ट्रिंग टाइप का स्टोर हो रहा है तो जो पॉइंटर वहाँ पे पॉइंट करेगा उसकी टाइप भी जो है स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हमारा जो ये पॉइंटर बनेगा ये भी स्ट्रिंग टाइप का बनेगा। तो डिफरेंस सिर्फ यहाँ इन दो जगह पे आएगा। सेम चीज़ जो हम अगर हम इसमें करें स्टैटिक एरे के अंदर, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक डाटा टाइप चेंज करनी पड़नी थी, यहाँ पे स्ट्रिंग। बाकी एक्सेस करने का मेथड और सब चीज़ें जो है वैसे ही रहेंगी, इंडेक्सेस के ऊपर जाके वैल्यू देने की और चेंज करने की। सिर्फ यहाँ पर डाटा टाइप, जिस तरह आप एक स्टैटिक एरे के अंदर पीछे डाटा टाइप चेंज करते थे, इस तरह से डायनामिक एरे के अंदर भी जो आप पॉइंटर की डाटा टाइप है और जो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन की जो आप डाटा टाइप लिख रहे हैं वो भी आप बस दो चेंज करेंगे और आपका जो अब एरे है वो स्ट्रिंग टाइप की बन जाएगी। तो इसके अंदर कोई इशू नहीं। ठीक। ओके क्लास, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एरे, स्टैटिक और डायनामिक एरे को हमने देख लिया है। कल हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स को देखा था कि जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हम किस तरह से उनको आर्गूमेंट के तौर पे पास करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट को जब आर्गूमेंट के तौर पे पास कर रहे थे उसकी वैल्यू हम फिर एक्सेस करते थे उस फंक्शन के अंदर, किस तरह से हम एक्सेस कर रहे थे, चीज़ें हमने देखी थी। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इक्वल करते हैं तो क्या होता है। कल हमने दो इंटीजर्स को आपस में इक्वल किया था, दो पॉइंटर्स को आपस में इक्वल किया था कि उनकी वैल्यूज़ को असाइन की थी डायरेक्टली। अब अगर हम यहाँ पे एक क्लास हम बनाते हैं, हमारे पास एक क्लास है टेस्ट के नाम की,
और इसके अंदर हम प्राइवेट के अंदर लेट से दो हम यहाँ पे इंटीजर बनाते हैं a और b, और पब्लिक के अंदर हम यहाँ पर कोई भी मेथड अगर हम बना लेते हैं, फर्स्ट करें हम यहाँ पे सम का मेथड बनाते हैं, इंट सम, और यहाँ पे हमें जो चाहिए वो वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं टेस्ट क्लास के, टेस्ट और टेस्ट। तो डेफिनेशन अगर हम यहीं पे करनी है तो यहाँ पे हम करना num1 t1 t2। तो हमने किया क्या कि एक क्लास बनाई, इसके प्राइवेट के अंदर दो हमारे पास से डाटा मेंबर्स हैं a और b, और दूसरा हमने पब्लिक के अंदर एक मेथड बनाया इंट सम का। इंट वैल्यू हमने इसकी डाटा टाइप इसलिए रखी क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप को रिटर्न करेगा, इंटीजर के डाटा टाइप के कोई भी वेरिएबल को। उसका नाम हमने सम रखा, और जो हमने उसको दो आर्गूमेंट्स पास किए वो टेस्ट क्लास के थे, टेस्ट t1 और t2। अब इसके अंदर हमने आके एक वेरिएबल बनाया इंट c, या हम रिज़ल्ट का नाम इसको दे देते हैं, इंट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू t1 डॉट a प्लस t2 डॉट b। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने इसके अंदर एक इंटीजर रिजल्ट के लिए हमने एक इंटीजर बनाया है। इसको वैल्यू हमने क्या दी है कि t1 का जो ऑब्जेक्ट मेन से पास होगा उसके a के पास जो वैल्यू है, और t2 का जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसके b के पास जो वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करके उसमें रिज़ल्ट में जमा करो और रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न रिज़ल्ट, और फंक्शन को रिटर्न कर दो रिज़ल्ट को। तो हम अगर मेन में आते हैं यहाँ पर, और इधर आकर हम टेस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे भी बनाते हैं, t1 और t2। तो अब हमने इसको प्राइवेट पे रखा हुआ है, तो प्राइवेट पे अगर हमने रखा है तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको काफ़ी पब्लिक कर रहा हूँ। प्राइवेट में पहले मैंने रखे थे, लेकिन अगर प्राइवेट में रखा है तो उसके लिए हमें अलग से डाटा मेंबर्स बनाने पड़ेंगे उनको वैल्यूज़ देने के लिए, तो इसलिए हमने डायरेक्ट पब्लिक में उनको रखा है। t1 डॉट a को हम वैल्यू दे रहे हैं 10 की, और t2 डॉट b को हम वैल्यू दे रहे हैं 20 की। अब t1 के a के पास हमारे पास जो वैल्यू है वो है 10, और t2 के b के पास जो वैल्यू है वो है 20। हमने यहाँ पे इनको बनाया और वैल्यूज़ हमने दे दी। यहाँ पे अगर हम एक सिंपल सा एक इंटीजर बनाएं इंट सम का, उसको हम इक्वल करें किसके, एक नए ऑब्जेक्ट के t3 के, t3 डॉट सम, और हमारे पास जो आर्गूमेंट्स हमने देने हैं उसके अंदर हम t1 और t2 को पास करें। तब होगा क्या कि हमारे पास जो सम है उसमें हम इक्वल कर रहे हैं t3 डॉट सम के। जब t3 डॉट सम कॉल होगा तो यहाँ पे वो आएगा, ऑब्जेक्ट्स जो हमने आर्गूमेंट के तौर पे पास किए हैं टेस्ट t1, ये t1 की यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है इसको हमने a को वैल्यू दी है 10, तो वो इसके t1 के a के पास आ जाएगी, और इस t2 का हमने यहाँ से जो पास किया है इसके b के जो b वाला यहाँ पे 20 वैल्यू थी, तो वो इस t2 के पास आ जाएगी। वो दोनों यहाँ पे आके ऐड होंगी, रिज़ल्ट में जाएंगी, और रिज़ल्ट यहाँ से रिटर्न कर देगा उस इंटीजर को। तो इस सम के अंदर रिस्टोर होगा, और सिंपल हम उसको यहाँ पे सी आउट करवाएंगे सम को, तो हमारी जो भी रिज़ल्ट आएगा 30 आना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब प्रोग्राम चला है तो हमारा जो 30 वैल्यू जो भी आनी थी वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो गई है, और जो 10 और 20 का सम था वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, ये T1 जो ऑब्जेक्ट था ये मेन के अंदर था टेस्ट क्लास का, और यहाँ पे हमने एक लोकल ऑब्जेक्ट बनाया था टेस्ट T1, वो हम अलग फंक्शन के अंदर था। तो जब हमने इसको यहाँ पे पास किया इस आर्गूमेंट को, तो इस टेस्ट T1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को जब हम एक्सेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अलग से ए को भी एक्सेस कर सकता है, बी को भी एक्सेस कर सकता है, और सम को भी एक्सेस कर सकता है। ये इस पूरी क्लास को एक्सेस कर रहा है, सारे के सारे पब्लिक वाले खाने को। ये खुद से पूरा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये T1 भी अलग से पूरा खुद से एक ऑब्जेक्ट है T1। ये भी अपने ही क्लास के अंदर यहाँ पे ए को भी एक्सेस कर सकता है, बी को भी और सम को भी। ये दोनों एक अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। जब हमने इस यहाँ पर T1 को एज आ आर्गूमेंट पास किया है, तो इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ थी, पूरी की पूरी क्लास के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी, वो सब इसको मिल जाएंगी, इस T1 को। बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम T3 को इक्वल कर रहे हैं T1 के। यहाँ पे हमने T1 बनाया, T2 और T3। T1 डॉट ए को 10 वैल्यू हमने दी है, और हम अगर ये जो हम वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं बी को, इसको हम यहाँ से हटा दें, हम सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स को डील करें, T1 और T2 को। T1 डॉट ए इज इक्वल टू 10, T1 डॉट बी इज इक्वल टू 20। हमने सिर्फ T1 ए और बी को वैल्यू दी, हमने T2 को कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी। लेकिन अब हम T2 को इक्वल कर देते हैं T1 के, तो इससे होगा क्या कि T1 की क्लास में जिस जिस डाटा मेंबर के पास, क्योंकि ये सेम क्लास के हैं, सेम टाइप के हैं, हमने देखा था कि इंटीजर को इंटीजर के इक्वल हम कर सकते हैं, हम पॉइंटर को पॉइंटर के इक्वल कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं टेस्ट क्लास के, क्योंकि उनकी डाटा टाइप सेम है, उनकी डाटा टाइप टेस्ट है, तो उन दोनों को आपस में हम इक्वल कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि T1 के जिस डाटा मेंबर के पास जो जो वैल्यू है वो सारी T2 के ऑब्जेक्ट्स में चली जाएंगी। अगर हम यहाँ पे अब सिंपल सी आउट करें, T2 डॉट ए को, यहाँ पे हमने T2 को डायरेक्ट से कोई वैल्यू नहीं थी दी, हमने T1 के ए को 10 वैल्यू दी, T1 के बी को 20 वैल्यू दी। उसके बाद हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में इक्वल कर दिया। लेकिन सी आउट हम किसको करा रहे हैं, T2 डॉट ए को, जिसको हमने डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं थी दी। अभी भी अगर हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो जो ए की वैल्यू थी हमारी सिंपल, वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी, जो कि हमारे पास 10 थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो 10 वैल्यू को प्रिंट आउट कर रहा है। ये हुआ क्या है कि जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इक्वल किया है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को सेम क्लास के, तो जितने भी वैल्यू राइट हैंड साइड पे, जितने इस सब्जेक्ट्स के पास जो जो वैल्यू थी, डाटा मेंबर के पास जो जो वैल्यू थी, वो T2 के पास भी चली गई है। बस इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो नहीं है? क्लास यहाँ पे कोई क्वेश्चन? नहीं, आ गई है समझ। ठीक, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें, क्योंकि पहले भी हम 2 सेमेस्टर्स में चीज़ें पढ़ चुके हैं, और हमारा 3rd सेमेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा गुजर गया है। तो यहाँ पे अब लास्ट टाइम हम अगर फिर से पढ़ रहे हैं तो अभी भी रिवीजन में कोई कन्फ्यूजन आती है तो अभी क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा कभी मौका मिले या ना मिले, इसका कोई पता नहीं। हमारे क्लास यहाँ पे हमने देखा कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में किस तरह से इक्वल कर सकते हैं, और जब हम इक्वल करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को तो उनकी वैल्यूज़ आपस में किस तरह से सेम हो जाती हैं, ये हमने देखा है। तो अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हमने जिन ऑब्जेक्ट्स को आपस में इक्वल किया है वो दोनों के दोनों नॉर्मल टाइप के हैं, जिस तरह के हमारे पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होता है टेस्ट T1 और T2। यही काम अगर हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के साथ करें, पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक T1 और स्टैटिक T2 अगर हमारे पास होते,
तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पॉइंटर टाइप के हैं। तो यहाँ पे हम इनको यहाँ से ख़त्म करेंगे। हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हमने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया था वहाँ पे हमने सिंपल पॉइंटर ऑपरेटर जो है सॉरी एरो ऑपरेटर यूज़ कर दिया है। T1 के ए को हमने पॉइंट करके 10 वैल्यू दी है, T1 के बी को हमने पॉइंट करके 20 वैल्यू दी है। उसके बाद हमने T2 और T1 को आपस में इक्वल किया है। अब हम यहाँ पे इक्वल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की। हमने जहाँ जहाँ डॉट ऑपरेटर था वहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज़ किया है, लेकिन जहाँ पे हम इक्वल कर रहे हैं, जहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे को, वहाँ पे हमने कोई चेंजिंग नहीं की। क्यों? पहले हम जो डील कर रहे थे वो टेस्ट T1 और T2 से, वो दोनों के दोनों टेस्ट क्लास के थे। तो यहाँ पे स्टैटिक T1 और स्टैटिक T2 भी दोनों ही टेस्ट क्लास के हैं। पहले वो दोनों ही नॉर्मल थे, मतलब दोनों हमारे पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स थे, वो पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो सकते थे। अब यहाँ पे जो हम डील कर रहे हैं, हम दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स से डील कर रहे हैं वो दोनों पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमने कल देखा था कि हम दो पॉइंटर्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं, दो इंटीजर्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर और पॉइंटर को हम इक्वल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ही पॉइंटर टाइप के हैं तो इनको आपस में इक्वल किया जा सकता है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को भी रन करें तो ये सेम काम करेगा। ये भी हमें वहीं पे जो T2 को हमने वैल्यू हमने दी है वो वैल्यू को वहाँ पे 10 प्रिंट करना चाहिए उसे, क्योंकि हमने दो पॉइंटर्स को आपस में इक्वल किया है। प्रोग्राम चल रहा है लेकिन वैल्यू को प्रिंट आउट नहीं कर रहा, कुछ एरर दे रहा है। जब इक्वल करेंगे तो स्टेरिक नहीं लगाएंगे? एक सेकेंड लगा के देखते हैं। नहीं, अभी भी नहीं दे रहा। ये कुछ और प्रॉब्लम कर रहा है। स्टैटिक हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि हम जब हमने देखा था कि हम कल भी दो पॉइंटर्स को आपस में इक्वल कर रहे थे, P3 और P1 को, तो वहाँ पे हमें साथ स्टैटिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी पड़ रही, क्योंकि हम आप डायरेक्ट पॉइंटर्स को आपस में इक्वल कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम आपस में इक्वल कर रहे थे। तो इसलिए स्टैटिक लगाने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम को यहाँ पे चलना चाहिए। आई डोंट नो यहाँ पे ये चल क्यों नहीं रहा। यहाँ पे सिंपल इक्वल करने से पहले भी वैल्यूज़ नहीं दे रहा, ये कुछ और प्रॉब्लम कर रहा है ये। ये प्रोग्राम का इशू नहीं, ये कंपाइलर का कोई इशू है, क्योंकि अगर हम सी स्टेटमेंट हटा भी रहे हैं तो भी ये उसको वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर रहा। ये कोड कॉपी पेस्ट कर दे, हम अपने कंपाइलर में ट्राई कर ले। अच्छा एक सेकेंड। हम फंक्शन के अंदर डॉट एक्सेस से ही करवाएंगे? फंक्शन के अंदर भी फिर नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे बनाए हैं टेस्ट ऑपरेटर, इनमें भी फिर आप, क्योंकि अगर हम यहाँ से पास करेंगे एक पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को, तो उनको भी आप यहाँ पे फिर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे फिर आप एक यूज़ कर रहे हैं उन ऑपरेटर्स को, ऑब्जेक्ट्स को सॉरी पॉइंटर टाइप के, तो वहाँ पे फिर आपको एरो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब फिर हम उस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, उसको फिर तो चलना चाहिए, क्योंकि लेकिन आजम भाई हम तो इसको मेन में जाके कॉल ही नहीं कर रहे, तो फिर ऊपर एरो ऑपरेटर लगवाने का फायदा ही नहीं है। वही ना, अभी हम उस फंक्शन को कॉल कर ही नहीं रहे, तो उसके बगैर इसको चलना चाहिए। तो एक मैं एक कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक बार अपने कंपाइलर में चला के देखें वहाँ चल रहा है।
क्लास यहाँ पे हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, इसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि हमने एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है स्टैक T1 का। वो जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अब ये पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो जब हम एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें उसकी मेमोरी एलोकेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जब देखा था कि हम स्टैटिक एरे जो डायरेक्ट हम बनाते थे सिंपल, तो उसमें हमें न्यू ऑपरेटर का यूज़ नहीं था करना पड़ता। लेकिन जब हम एक डायनामिक एरे बना रहे थे जहाँ पे हम एक पॉइंटर के ज़रिए से एक्सेस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें साथ उसकी मेमोरी एलोकेशन भी करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इसकी मेमोरी एलोकेशन जो है नहीं की। तो मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है T1 इज़ इक्वल टू न्यू, और आगे हमारी जो क्लास है टेस्ट, वो लिख के ये ब्रैकेट्स। ये चीज़ हमने नहीं की थी अभी तक, हमने उसको कोई मेमोरी एलोकेट ही नहीं की, तो वो उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहा वैल्यूज़ को। यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हुई है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जब आप पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टैक T1 आपने एक बनाया है, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको मेमोरी भी एलोकेट करनी पड़ेगी रैम के अंदर ताकि जब आप प्रोग्राम को रन करें, उसको मेमोरी को, उस वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए उसके पास कोई ना कोई मेमोरी स्पेस जो है एलोकेट हुई हो। जब हमने एक पॉइंटर बनाया तो वो एक नॉर्मल पॉइंटर था जिसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, कोई मेमोरी एलोकेशन उसको नहीं हुई थी, तो उसको कोई पता नहीं था कि जो हम ए को वैल्यू दे रहे हैं उसने स्टोर कैसे करनी है, या बी को जो वैल्यू हमने दी है उसको वो कैसे स्टोर करे। लेकिन यहाँ पे जब उसको अपने T1 का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा और उसको आपने बताया कि न्यू, अब न्यू का मतलब है कि हम उसको कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं। कितनी मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं, अब वो टेस्ट क्लास की मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। पहले हमने देखा था कि हम जो एरे में जिस टाइप का डाटा स्टोर करना होता था उसका हम नाम लिखते थे डाटा टाइप का, तो क्योंकि अब हम एक टेस्ट, जो हमारी डाटा टाइप है वो टेस्ट क्लास की है, तो यहाँ पे हम नाम भी टेस्ट का लिखेंगे। तो और आगे सेंटेक्स के मुताबिक आप सिंपल ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे डाल देंगे। ये करेगा क्या, ये उसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो उसको मेमोरीज वगैरह एलोकेट करेगा। सो अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, अब चलना चाहिए इसे। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर वो 10 जो है यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होने के बाद अब जब हमने उसको वैल्यू दी तो वो यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस कर रहा है और 10 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे आप किसी को अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज थोड़ा सा हो गया था। अब इक्वल करके दिखाए ना वो तो पॉइंटर्स को, जैसे आप पहले कर रहे थे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे दो पॉइंट के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, स्टैक T1 और स्टैक T2, तो हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो T2 इज़ इक्वल टू न्यू, इसको भी हमें जो मेमोरी एलोकेट करनी है वो टेस्ट क्लास जितनी है तो उतनी हमने मेमोरी एलोकेट कर दी। तो नीचे अभी हम यहाँ पे T2 इज़ इक्वल टू T1 करते हैं, और यहाँ पे हम जो सी आउट करते हैं वो T2 के ए को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब वो 10 की वैल्यू जो है वहाँ पे ए की जो वैल्यू थी, हमने वैल्यू दी थी T1 के ए को, फिर हमने T2 और T1 को आपस में इक्वल किया और सी आउट हमने कराया T2 के ए को, तो अब वो उसको 10 वैल्यू वहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा है। तो पहले सिर्फ इतना इशू था कि उसमें हमने मेमोरी एलोकेशन नहीं थी की, तो आपका कोड नहीं था चल रहा। हमने ये भी देखा कि जब हमने मेमोरी एलोकेशन नहीं की तो हमारा प्रोग्राम ने कोई भी कंपाइल टाइम के ऊपर हमारे पास कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हम एक पॉइंटर से डील कर रहे थे। तो प्रोग्राम ये समझ रहा था, प्रोग्राम क्योंकि कंपाइल टाइम पे पॉइंटर की जब हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं हम डायनामिकली करते हैं, न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जब हम पॉइंटर के ज़रिए किसी भी चीज़ को वैल्यू दे रहे होते हैं। तो प्रोग्राम ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कंपाइलर ने, कि वो वैसे भी न्यू ऑपरेटर को इग्नोर करता है कंपाइलर, वो इस चीज़ लाइन को इग्नोर कर देगा इसकी मेमोरी एलोकेशन को। तो जब उसे ये लाइन नहीं मिली तो भी उसने कोई जो है एरर नहीं दिया, क्योंकि वो वैसे भी उसको इग्नोर ही करता है। तो उसने जब देखा कि लाइन नहीं है तो भी उसने इग्नोर कर दिया कि कोई इशू नहीं है। लेकिन जब रन टाइम के ऊपर हमारा प्रोग्राम चला तो क्योंकि उसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पता नहीं चला कि मैंने मेमोरी एलोकेट करनी है, तो इसलिए उसको मेमोरी नहीं मिली। प्रोग्राम कंपाइल तो हो गया लेकिन रन टाइम के ऊपर उसने आउटपुट सही नहीं दी। तो यही जो चेंजिंग थी, अगर हम सिंपल ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं तो कंपाइलर हमें खुद ही मेमोरी असाइन करके वो चीज़ चला देता है। लेकिन जब डायनामिकली हम यूज़ कर रहे हैं एक डायनामिक चीज़ को, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने वैल्यू देनी होती है, और वो किस पहचान से देता है, उसे कैसे पता चलता है कि मैंने वैल्यू देनी है, उसको ये न्यू ऑपरेटर से पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रन टाइम के ऊपर। जब हमने ये दो लाइंस नहीं थी लिखी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पता नहीं चला और कंपाइलर ने वैसे ही उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो जो पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या डायनामिक चीज़ें होती हैं उनको वो डील नहीं करता। तो दोनों ने जब इग्नोर कर दिया, उसके पास कोई मेमोरी नहीं आई, तो हमारा जो डाटा है वो स्टोर ही कहीं पे भी नहीं हुआ।
इसलिए प्रोग्राम की आउटपुट भी नहीं थी आ रही। तो ये कोड मैं यहाँ पे सबको फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे आप पहले T3 से वो फंक्शन कॉल कर रहे थे तो उसके लिए भी न्यू से मेमोरी एलोकेट करेंगे। हाँ, जब आप एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो दूसरा ये भी देखें कि आप यहाँ से अगर आप आपने दो जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो पॉइंटर टाइप की हैं, तो अगर आप उनको यहाँ से आप एक मेथड को कॉल करना चाहेंगे, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप तीसरा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टैटिक T3 का, जिसको आप यहाँ पे वैल्यूज़ अगर दें T3 की, तो अगर हम T3 के साथ अगर हमने अब कॉल करना है सिंपल, अगर हम यहाँ पे एक int sum नाम से बनाते हैं यहाँ पर सिंपल हमने एक बनाया सम का इंटीजर, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है वो एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो सम का हम इक्वल करते हैं सम इज़ इक्वल टू T3 डॉट उस फंक्शन के। तो फंक्शन में हम देख रहे हैं ऊपर कि हमारे पास दो आर्गूमेंट्स हैं टेस्ट क्लास के। तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं वो पॉइंटर टाइप के हैं, यहाँ से वो वैल्यूज़ हमने भेजनी है वो पॉइंटर टाइप की वैल्यूज़ हैं। लेकिन आगे हमने जो पहले प्रोग्राम लिखा था उसके अंदर हमने ऊपर फंक्शन के अंदर सिंपल ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए थे। तो अब अगर हम यहाँ पे इन स्टैटिक्स को हटा दें, हम एक नॉर्मल टाइप के ऑब्जेक्ट से डील करें, तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कल देखा था कि जब हम एक पॉइंटर को एक इंटीजर के साथ इक्वल करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ नहीं चलती, हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल ही नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट के ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे पॉइंटर टाइप के हैं, लेकिन अब जो यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ यहाँ पे भेज रहे हैं जिसको एक्सेस करना चाह रहे हैं वो हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको हम आपस में कभी भी इक्वल नहीं कर सकते, हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। सो अगर आपने इन यहाँ से वैल्यू जो आप पास कर रहे हैं, जिस फंक्शंस के ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं, अगर वो पॉइंटर टाइप के हैं तो उनको रिसीव करने के लिए आप जो फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट्स बनाएंगे वो भी फिर आप पॉइंटर टाइप के बनाएंगे। यहाँ पे भी स्टैटिक T1 आएगा और इधर भी स्टैटिक T2 आएगा। अब T1 के A के पास 10 वैल्यू थी, T1 के B के पास 20 थी, उसके बाद हमने T2 और T1 को आपस में इक्वल कर दिया है। तो इससे क्या हुआ कि वही सेम वैल्यूज इसमें भी आ गई। तो अगर हम अब यहाँ पे एक्सेस करें इसको सिंपली, तो हम यहाँ से T1 को पास करेंगे और T2 को पास करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ से जाके अपनी अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं वो इन दो ऑब्जेक्ट्स को दे देंगे और वो ऑब्जेक्ट्स आगे उनको डील करके यहाँ पे रिज़ल्ट रिटर्न कर देंगे उन दोनों का एडिशन करके। तो इसको अगर हम यहाँ पे सी आउट कराएँ, शायद कोई एरर आए, अभी शो नहीं डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने 30 वैल्यू को रिटर्न किया है, T1 के A को और T2 के B को उसने ऐड किया जो कि 10 और 20 थे और रिटर्न किया 30 को। लेकिन अगर आप एक बात यहाँ पे और नोट करें तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं T1, T2 और T3 दोनों, ये तीनों पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की है। लेकिन सेम काम जब हमने यहाँ पे किया है स्टैटिक T1 और T2, ये भी तो दोनों पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने मेमोरी एलोकेट नहीं की। तो यहाँ पे प्रोग्राम को एरर देना चाहिए था या नहीं था देना चाहिए? क्लास क्लास इस जगह पे प्रोग्राम को एरर देना चाहिए था या नहीं था देना चाहिए? एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं स्टैटिक T1, स्टैटिक T2 और स्टैटिक T3,
जब हमने इनको मेमोरी एलोकेट नहीं थी की, ये हमने न्यू स्टेटमेंट का जो है न्यू ऑपरेटर का यूज़ नहीं था किया, तो हमारा प्रोग्राम रन तो हो रहा था लेकिन वो कोई ना कोई भी वैल्यू जो है उसको आउटपुट नहीं था कर रहा क्योंकि उसकी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई हुई थी। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ये भी तो स्टैक T1 और स्टैक T2 है, इनके साथ हमने कोई भी न्यू ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, इनको मेमोरी एलोकेशन नहीं की, फिर भी प्रोग्राम हमारा चल भी रहा है और वैल्यूज़ को आउटपुट भी कर रहा है और सारा काम कर रहा है विदाउट मेमोरी एलोकेशन। तो ये यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम आनी चाहिए थी या नहीं थी आनी चाहिए? नहीं थी आनी चाहिए क्योंकि हम जो नीचे वैल्यूज असाइन कर रहे हैं उसमें तो हमने न्यू किया हुआ है ना यूज। ठीक, बिल्कुल सही। इसी वजह से हम ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई कि हमने जो यहाँ से ऑब्जेक्ट्स पास किए हैं स्टैक T1, स्टैक T2 और स्टैक T3 जो हमने यहाँ बनाए थे, इनको हमने कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट की हुई थी, इनको पता था कि हमें कितनी वैल्यू कितनी मेमोरी चाहिए। अब जब हमने इनको यहाँ से पास किया है तो अब स्टैक T1 को नहीं था पता कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, लेकिन जब हमने इन दोनों को आपस में इक्वल किया, यहाँ से वैल्यू पास की, तो सिर्फ यहाँ से अब स्टैक T1 के जितने भी डाटा मेंबर्स थे और जितने मेंबर फंक्शन थे उन सब के लिए जितनी मेमोरी चाहिए थी वो उसको भी पता चल गया कि जो मुझे इक्वल किया जा रहा है वो स्टैक T1 के यहाँ से जो इक्वल किया जा रहा है। अब जितनी मेमोरी इसको चाहिए थी मुझे भी फिर उतनी ही वैल्यू चाहिए होगी, उतनी ही मेमोरी चाहिए होगी, क्योंकि मैं भी उन्हीं चीज़ों को स्टोर कर रहा हूँ जिनको वो स्टोर कर रहा था। तो इसलिए जितनी मेमोरी स्टैक T1 के पास यहाँ से आर्गूमेंट जो हमने पास किया जितनी इसके पास थी, सेम वैल्यू यहाँ पर उसको भी मिल गई है। तो इसलिए उसको खुद से नई मेमोरी एलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसको वो सारी डिटेल्स यहाँ से मिल गई हैं इस T1 से कि मुझे जिसके इक्वल किया जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है मुझे भी फिर उतनी ही स्पेस चाहिए, उतनी ही मेमोरी चाहिए और इन चीज़ों को मैंने भी स्टोर करना है। तो जितनी मेमोरी इसके पास थी यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, जब हमने इस दोनों को आपस में यहाँ से आर्गूमेंट के तौर पर पास किया और वो आके इसके इक्वल हुआ, तो उसको उतनी ही मेमोरी मिल गई जितनी यहाँ पर इस स्टैक T1 के पास थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टैक T1, ये इसको हमने मेमोरी एलोकेट की T1 न्यू टेस्ट के इक्वल। अब T2 के पास यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने उसको भी मेमोरी एलोकेट की है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, T2 को कोई भी वैल्यू में कोई भी जो मेमोरी असाइन नहीं करता, नीचे हम क्या कर रहे हैं T2 को इक्वल कर रहे हैं T1 के। T1 के पास मेमोरी एलोकेशन हुई हुई है यहाँ पे, लेकिन T2 की मेमोरी एलोकेशन हमने ख़त्म कर दिया, उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की। अब जब हम इनको आपस में इक्वल करेंगे तो इनको भी यहाँ पे आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि T1 को पता है कि इसे कितनी स्पेस चाहिए, इसकी मेमोरी एलोकेट हुई है। T2 को बेशक ये नहीं पता, हमने उसको मेमोरी एलोकेट नहीं की, लेकिन जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो जितना स्पेस इसके पास थी उतनी ही स्पेस यहाँ पर इसके पास भी आ जाएगी और जो वैल्यू ये स्टोर कर रहा था, जितनी जो वैल्यूज़ थी, जितने डाटा मेंबर्स थे, वो सब के सब ये भी स्टोर करेगा। तो इसलिए इसको उतनी ही मेमोरी अपने आप मिल जानी चाहिए। तो अभी मैंने T2 वाली जो मेमोरी एलोकेशन का न्यू ऑपरेटर था उसको मैंने कमेंट में कर दिया। अब अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो देखते हैं अब चलता है कि नहीं चलता। तो अभी भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है और 30 वैल्यू को प्रिंट आउट करा रहा है। तो इससे पता हमें चलता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने मेमोरी दी हुई है, ठीक है, उसको अगर हम किसी और के इक्वल कर देते हैं, किसी और को उसके इक्वल करते हैं, तो हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को अलग से मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर दें तो भी अच्छा है, अगर नहीं करते तो भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो इस बात में किसी को कन्फ्यूजन या क्वेश्चन? नहीं, एक मिनट। जैसे अब हमने यहाँ पे पॉइंटर्स पास किए ना, तो जब हम फंक्शन है जो हमारा सम वाला, उसमें तो हमने पॉइंटर लिए हुए, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करेंगे तब भी नहीं जरूरत होगी। ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करेंगे हम किस तरह से? अक्सर कि हम सिंपली वहां पर अगर हमने पॉइंटर लिया है तो हम एड्रेस साथ ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं, ऐसे हो सकता है। बाय रेफरेंस पास करते हैं जो मैंने ऑब्जेक्ट। ये ना सिंपल वेरिएबल्स के साथ किया था, मैंने पॉइंटर्स के साथ नहीं ऐसे किया। तो ऐसे फिर पॉसिबल हो सकता है कि हम सिंपली यहाँ पर मेन में पॉइंटर ना ले, यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट ले। जी तो उस तरह से यहाँ पर एड्रेस ऑफ T1, एड्रेस ऑफ T2, लाइक दिस, उस पॉइंटर को ये साइन हो जाएगा ना फिर। हाँ, जब हम एड्रेस सब ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इस तरह आपसे कह रही हैं कि अगर हम यहाँ पर ये कोड मैंने आगे यहाँ पे भेज दिया था या नहीं? शायद नहीं भेजा, तो उसको
हाँ, भेज के। तो हमारा वो वही जो सिंपल प्रोग्राम हमने पहले बनाया था T1 का ऑब्जेक्ट और T2 का ऑब्जेक्ट। तो अब वो जिस तरह से वो बोल रही हैं कि अगर हम यहाँ पे T1 डॉट ए को कोई वैल्यू दें जो कि हमारा यहाँ पे इज इक्वल टू 10 जिस हमने लिखा हुआ था, और T2 डॉट बी को हम 20 वैल्यू यहाँ पे दे दें। इन दोनों का हम सेम ही रखते हैं, T1 को ही वैल्यू देते हैं और नीचे जो हमने इक्वल किया हुआ था वैसे हम कर लेते हैं। T2 इज इक्वल टू T1। जिस तरह वो बोल रही हैं कि अगर हम यहाँ से सम का जो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करते हैं तो उसके लिए हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। T3 डॉट सम। तो आप यहाँ पे बोल रही हैं कि हम यहाँ से T1 को पास करें एड्रेस के साथ। जो हमने सम वाला फंक्शन बनाया ना वहाँ पे हमने पॉइंटर लेना है। यहाँ पे स्टैक T1 जी स्टैक T2, नीचे से हम यहाँ से एड्रेसेस पास कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक। एक सेकंड में इसको रन करके देख लूँ कि वहाँ पे पॉइंटर वाला आएगा या सिंपल। ठीक। स्टैक T1 और स्टैक T2। तो यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ से जो ड्रेसेस पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले जो है डायरेक्ट एक पॉइंटर लिया था, जो पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट लिया था, हम उसको पास कर रहे थे। अब हम कर क्या रहे हैं कि T1 और T2 हमने नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं और हम इनके एड्रेसेस को पास कर रहे हैं बाय रेफरेंस। हम वहाँ पे जो है एज आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ से तो हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है। T1 और T2 के जो हमने एड्रेसेस पास कर दिए हैं वो ठीक आ गए, लेकिन जब प्रोग्राम यहाँ पे हमारा आता है स्टैक T1 और T2 पे, तो उसको मेमोरी का पता ही नहीं कि यहाँ पे ये पॉइंटर्स हैं अब सिंपल। अब इनके पास कोई मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पे जब वो एड्रेसेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस तो यहाँ से उनके जा रहे हैं, लेकिन आगे वो स्टोर नहीं हो रहे कहीं पे भी। फिर ये वाला केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर होगा भी तो वो डबल पॉइंटर्स शायद एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वहाँ पे, उसके साथ होता है। यहाँ से आप पॉइंटर का यहाँ से अगर जहाँ पे हम भेज रहे हैं एड्रेसेस को, यहाँ से हम एड्रेसेस नहीं भेजते, यहाँ पर हम डायरेक्ट भेजते हैं पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट ही। आगे यहाँ पर एक डबल पॉइंटर यूज़ हो रहा होता है जो पॉइंटर का पॉइंटर होता है, तो उनको हम बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंपल नहीं होता। ठीक हो गया। वो डबल पॉइंटर वाला बता देंगे? डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अभी मुझे भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, चलिए ठीक है, ओके वो मैं एक बार पढ़ के फिर दोबारा बता दूंगा। सही है। अगर क्लास 12-10 हो गए हैं तो कल कोशिश करें कि जब अगर लिंक अगर मैं 5-1 मिनट पहले सेंड कर दूंगा 11 से, तो टाइम पे ज्वाइन कर लें। वो एक बच्ची कह रही है कि आपने सी आउट नहीं करवाया, इस वजह से शायद वो नहीं दे रहा रिजल्ट में। सी आउट नहीं करवाया? हाँ शायद, एक सेकंड, शायद चल जाए कोड। वेट अ सेकंड, हो सकता है इसी वजह से ना चल रहा हो। अब 30 का आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे चल रहा है 147। जी ठीक हो गया। ठीक है, वो सिंपल ये था कि यहाँ पे जब डबल पॉइंटर हम तब यूज़ करेंगे कि यहाँ से हम एक एड्रेस भेज रहे हैं एक पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट का।
यानी अगर हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक T1 होता और उसका हम एड्रेस यहाँ से भेजते स्टैटिक T1 का, तो हमें डबल पॉइंटर यूज़ करना पड़ता। लेकिन अगर हम सिंपल ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो सिंपल पॉइंटर से वो चल जाएगा। अगर पॉइंटर के हम जिस तरह नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं यहाँ से, तो उसके एड्रेस को भेजने के लिए एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर हम एक पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भेजें, यहाँ से पहले स्टैटिक T1 हो और हम उसका एड्रेस यहाँ से भेज रहे हो, तो आगे डबल पॉइंटर यूज़ होता है जो एक पॉइंटर को पॉइंट करे। नॉर्मली ऐसे चल जाएगा। ये कोड भी भेज रहा हूँ, ये बाय रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट को कॉल करने आर्गुमेंट के तौर पर पास करने का कोड है। मेरी क्लास जो हमारे बेसिक टॉपिक्स थे जो हमें डिस्कस करने थे मेन डीएसए के टॉपिक्स पे जाने से पहले, उन सबको मैंने भी डिस्कस कर लिया है। हमने पॉइंटर्स को भी देख लिया है, उसके साथ ऑब्जेक्ट्स को आपस में इक्वल करना, पॉइंटर्स को आपस में इक्वल करना, किस जगह पे हम इक्वल कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, जब इक्वल करेंगे तो होगा क्या, और ये सारी चीज़ें हमने देखी है। वैल्यूज़ आपस में स्वैप करना हमने देख लिया है। ये हमारे वो सारे बेसिक टॉपिक्स थे डायनामिक स्टैटिक एरे वगैरह के, और जितने भी हमें चाहिए थे आगे डीएसए के मेन टॉपिक्स पढ़ने से पहले। तो ये 2 दिन में हमने रिव्यू कर लिए हैं। कल इन दोनों में से जो कल पढ़ा था और जो आज पढ़ा है, इनमें से क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह से फिर हम आगे इम्प्लीमेंटेशन एक दो स्टूडेंट से करवा कर फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम मेन जो टॉपिक्स हैं हमारे डीएसए के, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और पहले हम लिस्ट को देखेंगे, और जो एडीटी हमारी है कि वो होती क्या है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, और उनमें हम लिस्ट जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है उसको एरे के साथ इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। तो कल टाइम पे थोड़ा ज्वाइन कर लें, और जो प्रैक्टिस इसकी ज़रूर खुद से करें। ठीक है, क्लास का क्वेश्चन मेरा हो तो आप कर सकते हैं, वरना आप लीव कर दें।